57। भाई पेज नंबर निकालें 372, टाइम टाइम आ जाया करें ना। पेज निकालें 372। एक डिस्कशन हमने छेड़ी हुई है, उसको आज क्लोज करते हैं। पेज 372। भाई ये टाइम पे आया करो कि ननकाना वाले ननकाना से आए हैं। फिर अगर तो आप ननकाना से आओ तो फिर तो समझ आए कि आप लेट आओ, लेकिन अगर आप दादकों से आओ तो फिर तो जल्दी आना चाहिए। टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ, मुझे याद करा दिया करें। और दूसरा, इसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी। हम शेयर नहीं करेंगे इसको, आप फिर देख लीजिएगा। अच्छा, ज़रा मुतवज्जे हो जाएं और आज फाइनली आ जाएं। बस कितनी लेट आ, फाइनली इन चीज़ों को क्लोज कर दें फॉर एवर। ये मैंने आपके सामने एक सोल्यूशन खोला है पेज नंबर 372 पर। तो सारी सवारियां बैठ गई। अच्छा इधर देखें, एक मिनट ना भाई, बातें नहीं करनी। मुझे नहीं पता ये सवाल क्या है, लेकिन मैं आपको इसमें करंट एक्स की वर्किंग, डेफर्ड एक्स का टी काउंट, P&L और सारी चीज़ें इसमें क्लोज करा रहा हूँ हमेशा के लिए। पेपर में एज अ फर्स्ट स्टेप आप हजरात को मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक वर्किंग पूरी कर लिया करें। इसके बाद पेज नंबर 372, इसके बाद आपने एक काम करना है, सिर्फ किस कॉलम को तोड़ना है? सरप्लस। जरा उधर होंठ हिलाएं हाइब्रिड वाले, सिर्फ किस कॉलम को तोड़ना है? ये काम करने के बाद सरप्लस के कॉलम को तोड़ के दो हिस्से कर देने हैं। ये हमारे सामने आ जाएगा। स्टेप 2 ये हो गया। फिर क्या करना है आप लोगों ने? फिर इसको आपने क्या कर देना है? गायब कर देना है। गायब करने के बाद अब हमें नहीं पता ये कौन सा सवाल है, लेकिन बस ठीक है, ये डेप्रिसिएशंस आ गई। और भाई साथ भाई इधर देख लें, आए हुए हैं तो बरकत के लिए देख लें या अपने फ्यूचर के लिए देख लें, जैसे अपना बरकत के लिए देख लें या अपने फ्यूचर के लिए देख लें। अच्छा, ये स्काई ब्लू पट्टी आ गई। ग्रीन, ये साउथ नाम है इसका। ग्रीन पट्टी में जहां आपको लॉस पॉजिटिव साइन के साथ रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है P&L के कॉलम में, उसको क्रॉस कर दें। ग्रीन पट्टी में ढूंढना शुरू करें P&L के कॉलम में, 10 को क्या कर दें? क्रॉस कर दें। ग्रीन पट्टी में P&L के कॉलम में जहां आपको नेगेटिव साइन रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है उसे क्रॉस कर दें। दूसरा काम, DTL के टी काउंट में सारी ग्रीन पट्टी गायब कर दें। DTL के टी काउंट में सारी ग्रीन पट्टी गायब कर दें। इसकी एंट्री शायद होती है DTL डेबिट DT क्रेडिट, लेकिन छोड़ें, यहां तक सारे एक पेज पे हैं, यहां तक बातें क्लियर हैं। तो सिर्फ कटिंग कहां करनी है? ग्रीन पट्टी में, स्काई ब्लू पट्टी में? ग्रीन पट्टी में। P&L के कॉलम में जो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिवर्स हो रहा हो, और DTL के कॉलम में जितने ग्रीन है सब खत्म कर दिया। ये कर लेने के बाद अब मैं आपसे पहला सवाल पूछने लगा हूं। 2013 के साल की, जिसे मैंने ब्रैकेट में लिया हुआ है, इसकी आपने मुझे जनरल एंट्रीज बतानी है। ये एसेट का कॉलम है, ये P&L का है, ये DTL का है, ये नेट सरप्लस का कॉलम है, ये नेट सरप्लस का कॉलम है। मुझे एंट्रीज बता दें। 40 रुपए की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। स्काई ब्लू एंट्री नहीं करनी, पहले वार्म अप करना है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 40 से, जो उसमें डिस्कशन पड़ी हुई है। एसेट डेबिट 280, एक मिनट, P&L क्रेडिट 70, DTL क्रेडिट 63, सरप्लस इन OCI क्रेडिट 147। ये सारा डेटा जनरल एंट्रीज हो गई। अब मैं बनाने लगा हूं आपके सामने P&L और OCI जबानी, लेकिन इसके लिए भी आपने जनरल एंट्रीज करनी है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, 40 P&L में डेप्रिसिएशन चली गई। प्लांट या बिल्डिंग या एसेट डेबिट 280, P&L में 70 का रिवैल्यूएशन गेन चला गया, और P&L में अब कुछ भी नहीं जाएगा। भाई क्लोज करें क्या? क्या अब हमने बना लिया P&L। P&L में दो चीजें चलेंगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड रिवैल्यूएशन गेन। अब आप मुझे बता दें OCI में क्या जाएगा? एसेट डेबिट
P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अब फॉर द ईयर OCI के अंदर आप ले जाएंगे 147। ये P&L बन गया और OCI भी बन गया, यानी SOCI बन गया। अब दो चीजें, करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। पहले करंट टैक्स की वर्किंग, ताजा ताजा P&L बनाया हुआ है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 40 की ऐड कर दें और गेन लेस कर दें, जो P&L में लेके गए वही उल्टा दें। ये दो बातें होंगी। अब पीछे रह गया DTL का टी अकाउंट। तो DTL के टी अकाउंट देख लेते हैं। 40 रुपए की एंट्री, डेबिट डेबिट कम क्रेडिट DTL के टी अकाउंट में नहीं जाएगी। एसेट डेबिट P&L क्रेडिट DTL के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या ले जाएं? 63। बाकी आपकी किस्मत है, वो एसेट अकाउंट हो या लाइबिलिटी अकाउंट हो, वो आपने अकाउंट जब खोला होगा तो उसकी क्रेडिट साइड पे ही आपने 63 लिखना है। और क्या रह गया पीछे? सब खत्म हो गया। करंट टैक्स की वर्किंग भी होगी। DTL/A एज ऑन में कुछ भी नहीं करना होता, उसमें आपने सिर्फ लेके जाना होता है कैरिंग अमाउंट, एंड कैरिंग अमाउंट ऑन 30 जून 13 इज 560। तो ये थी जी डिस्कशन। आई होप यू आर फीलिंग कंफर्टेबल नाउ। सो द स्टोरी इज ओवर फॉर एवर। सो लेट्स डिस्कस इट इन टेस्ट नाउ। ये सवाल अगर टाइम मिले ना 5-10 मिनट लगा के होमवर्क में कर लीजिएगा। होमवर्क में लिख लें क्वेश्चन 32। पेज नंबर बता देना यार इसका कौन सा क्वेश्चन का। AC 26 पे करवा दे, 16 पे करवा दें भाई जान। AC को आके -10 कर दें, 10। ये लेट आने वालों को 2 मिनट खड़ा रखा करें, फिर आइंदा टाइम पे आएंगे। अच्छा, पेज 328। अब आप लोगों ने, आज हम एक फाइनल सवाल कर रहे हैं ताकि कल हम IFRS 8 की तरफ मूव करें। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर कौन सा? दुआ लिमिटेड वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। उस दुआ लिमिटेड वाले में तो वो एसेट वाली बात रहेगी ना बस। कौन बोल रहा है दुआ लिमिटेड वाला? हाथ खड़ा करें जी। उसमें एसेट वाली एक बात रहेगी ना बस, वो करवा दूंगा मैं। पेज नंबर 380। ओके, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें छोटा सा कहीं टी अकाउंट बना लें। होंडा एटलस कार वालों ने जनरल टायर से टायर खरीदे हैं, उनको 100 रुपए साल के शुरू में देने हैं। होंडा वालों ने 90 रुपीज देके कहा बस यार फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल, बस यार ना यार ज्यादा ना करो यार, नहीं यार पैसे नहीं है आज हमारे पास आजकल यार, फुल एंड फाइनल 90 समझो, बस खत्म यार, इतने तुम्हारे से पुराने अरसे के ग्राहक हैं, बस मैं 100 रुपए में से 90 दे सकता हूं। आप बताएं 10 रुपए कैरी डाउन में जाएगा या 10 रुपए का क्या करें? आपका उधार पेएबल था कितना? 100। पेएबल को पे किया कितना? कितना बकाया? लेकिन कैश देते हुए आपने एक फिक्रा बोला, चल जा मेरी जान छोड़, बस ये फुल एंड फाइनल है। अगला भी मान गया, तभी होगा ऑब्वियसली, अगला भी मान गया। अब मैं क्या अपनी किताबों में शो करूं कि 10 अभी भी पेएबल है? क्या करूं? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। बहरहाल अब अकाउंटिंग थोड़ी बदल चुकी हुई है, इसको हम परचेजेस से नेट करते हैं, परचेजेस से नेट करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी PRC की बातें उसको छोड़ें। फिलहाल मुझे बताएं, वो हमने एक स्टैंडर्ड में रेवेन्यूज का उसमें करेंगे। मुझे बताएं आपको खुशी कितने की हुई? क्या आप इसको एज अ खुशी रिकॉर्ड करेंगे, वो परचेज कम करके खुशी रिकॉर्ड कर, या इनकम बुक करके खुशी? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल आपने खुशी रिकॉर्ड करनी है या गम रिकॉर्ड करना है? बताएं, क्रेडिटर को अगर कम पैसे देके जान छूट जाए तो इज इट अ खुशी और इज इट अ गम? खुशी। एसेट डेप्रिशिएट हो जाए या बैड डेट हो जाए, डेट इज अ गम। लाइबिलिटी कम पे करनी पड़े, डेट इज अ क्या? बंद होगी? LCD बंद होगी, इसलिए मैं रेडियो चल रहा है अभी, मैं तो मानी बातें कर रहा हूं। अगर डेटर कम पैसे दे जाए इट इज अ गम, एसेट चोरी हो जाए इट इज अ गम, कैश चोरी हो जाए इट इज अ गम, क्रेडिटर को कम पैसे दें इट इज अ खुशी। ये खुशी के तौर पे बुक होता है जी। स्क्रीन चल पड़ी है भाई? स्क्रीन नहीं चली तो दोनों हाथ खड़े कर दें।
चल पड़ी है तो एक हाथ खड़ा कर दें। शुक्रिया। दोनों हाथ भी खड़े किए, एक भी खड़ा किया, ये तो जिससे समझ ना आवे, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, Orange Limited is in the process of finalizing its CA for is in the process of finalizing its financial statements for year ended 30 June 2018. The following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation. Prepare a note on taxation for the year ended 30 June 2018, including a reconciliation. Compute DTL/A in respect of each temporary difference. हर टेम्परेरी डिफरेंस का DTL/A अलग अलग बताना है। पिछले साल के कंपैरेटिव नहीं है, पिछले साल का डेटा नहीं चाहिए। सिर्फ 18 का सवाल सॉल्व करना है, 17 का सवाल सॉल्व नहीं करना। रीडिंग टाइम में जब हम सवाल पढ़ लेंगे तो हमें ये एक वर्किंग सवाल के अंदर नजर आएगी। मैं जरा दोबारा आपके सामने डिस्कस करता हूं, फिर हम जो है वो रिज्यूम करते हैं हमारी डिस्कशन को। और ये मेरे ख्याल से ना पेपर में आप इस वर्किंग को कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक जो है कोई फायदा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट, वर्किंग को शुरू करते हैं जी। ये मैं बताता हूं किस काम आएगी, अभी काम आना शुरू होगी इंशाल्लाह। ओके, नोट के लिए आधा सफ़ा काफ़ी है, DTL/A एज ऑन के लिए भी आधा सफ़ा काफ़ी है। अगर आपका ज़्यादा लगता है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप 1.5 सफ़े बाद शुरू कर दें। मैं जो है वो शुरू करने लगा हूं एज ऑन पिछला साल 30 जून 17। ये एब्रीवेशंस यूज नहीं की जा सकती। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। लिख दो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन यकम जुलाई 17 अरोज ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। Deferred tax liability arose on account of following. What and what? PP, आगे बोलें। ट्रेडमार्क, प्रोविजन फॉर वारंटी। अच्छा जी, इसका ब्रेकअप आगे नहीं, नेगेटिव तो हमें पता नहीं है चीज़ें, इस तरह मुश्किल हो जाएगा, बस पॉजिटिव ही रखें। आप डेफर्ड टैक्स एसेट लिख दें इसको। ओके, अगर ये फिगर्स 30 पे पड़ी हैं तो डिफरेंस पे 30% लगा होगा, तो इन फिगर्स को 30 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें जी। 1 ये हमें इसलिए नहीं सोचना पड़ा क्योंकि बेटे का नाम हमें पता है, तो फिर बाप का नाम हमें पता चल गया। बेटा शेख तो बाप शेख, बेटा पराचा तो बाप पराचा। अच्छा, नेक्स्ट। अब अगला फंडा वो ये है कि अब हमने साइन ग्रेटर का लगाना है या लोअर का लगाना है, उसको अब हम देखते हैं। पहली चीज क्या है? एसेट। एसेट में आपको पता है इन दोनों के दरमियान जब ग्रेटर साइन होता है तो इसको टीटीडी कहते हैं। तो इधर मैंने ग्रेटर साइन लगा दिया। ये कैसे पता चला? मैंने कहा था इन दो चीजों को देख के। बड़ा ये खुलने का इंतजार क्या कर रहे हो? नोट करो ना, खुद पता चल रहा था क्या हो रहा है। टीटीडी प्लीज, इधर 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 टीटीडी, और उधर क्या लिखा हुआ है? एसेट। रूल ढूंढे, टीटीडी और एसेट। रूल 1, इसका मतलब है ग्रेटर का साइन दोनों में लगाऊं, तो इट इज हाउ वी विल डू रिवर्स वर्किंग। अच्छा जी, टीटीडी और एसेट ढूंढे। टीटीडी और एसेट, कौन सा साइन? ग्रेटर। डीटीडी और लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर वारंटी लिखें। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है जो शो करता है कि बेचे हुए मोबाइल को रिपेयर करके देंगे। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है जो शो करता है कि बेचे हुए मोबाइल को रिपेयर करके देंगे।
अभी मैं इसका आसान नाम लिख रहा हूं, लाइबिलिटी फॉर वारंटी। आप ये लिख लें कि बेचे हुए मोबाइल को सही करके देंगे। अभी इसका आसान नाम लिख लें, लाइबिलिटी फॉर वारंटी। जी क्या कह रहे हो? लाइबिलिटी से तो मुझे इल्हाम नहीं होगा, मैं डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे लिखूंगा? कौन सा पेज है सवाल का? 380। सवाल में लिखा हुआ था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये है, तो उसने लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया था, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइबिलिटीज थी, पास ये एसेट साबित हुआ। ये मैंने नाम पढ़े बगैर बताया, नाम पढ़े बगैर बताया। लाइबिलिटी के साथ उसने पॉजिटिव साइन यूज किया है, तो फिर ये दोनों भी लाइबिलिटी हैं, इट मींस ये एसेट है। ओके, अगला सवाल, लाइबिलिटी के लिए रूल ढूंढे कब डीटीडी बनता है। लाइबिलिटी के लिए रूल ढूंढे कब डीटीडी बनता है। डिडक्टेबल जब ग्रेटर साइन हो या लोअर साइन हो, इसका मतलब है इट इज ग्रेटर। ओके, यहां पर खड़े होकर एज्यूमिंग के मैंने सवाल की बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ी, मुझे यह बताएं कि कौन सी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। भाईजान एसेट वालों की कोई ना कोई बीवी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी कैरिंग अमाउंट ना हो, और एसेट पीपीई की कोई ना कोई टैक्स बेस भी होगी, तो इसलिए इसको मैं भी छोड़ रहा हूं जगह को खाली। इनटेंजिबल की एडजस्टमेंट मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, जब कभी पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह यहां कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी आपको लिखवा दूंगा। प्रोविजन फॉर वारंटी इज लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। टैक्स वाले अंदाजों को नहीं मानते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। अच्छा, स्क्रीन ऑफ हुई है, कोई नहीं, रेडियो जरा सुन लें। प्रोविजन, शुक्रिया लेट आने का। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख लें। विल हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0 ऑलवेज। पता है वैसे आपको, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल ऑलवेज हैव अ टैक्स। टैक्स वाले अंदाजों को, इसका मतलब है टैक्स बेस क्या होगी, तो फिर क्या 49 और 0 का डिफरेंस लिया होगा? ओके, ये एक फिगर हमने खींच तान के नहीं, अकल लगा के निकाल ली। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि पीपीई टैक्स वालों की नजर में होगा ही नहीं और ट्रेडमार्क टैक्स वालों की नजर में होगा ही नहीं, इसलिए मैं इस जगह को खाली छोड़ा हूं। ये इंफॉर्मेशन सामने रखकर मैंने ब्रॉड डाउन को तहस नहस कर दिया, बल्कि समेट लिया अच्छी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। अब मैं आगे मूव करता हूं, और अगर कोई आरओयू और लीज लायबिलिटीज होती तो उनकी भी मुझे पता है टैक्स बेस 0 है, तो जो डिफरेंस होता है वही कैरिंग अमाउंट होती। इस इंफॉर्मेशन को सामने रख के अब मैं बरकत के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए सवाल पढ़ने लगा। पेज नंबर अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2018 वॉज 58 मिलियन। किधर है बॉल पॉइंट दे रहे हैं? नहीं, डस्टर क्या करना है, पहले लिखने तो दे, फिर मिटाएंगे हमारा। भाई मार कर ले आए। ये किसकी कैप है? ये इधर से बरामद हुई थी आज। अपने सामान की हिफाजत रखा करें भाई। वर्किंग नंबर 2, करंट टैक्स। अच्छा, किसी को बैग में मार्कर हो गई आगे पीछे। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलें जी। अच्छा, मैं साथ ही कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की वर्किंग भी खोल रहा हूं आज। इसके लिए आप 16-17 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 16-17 लाइनें करंट टैक्स के लिए ले आए। ये मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है तो आप कहां खोलेंगे? पहले सफे पे नोट बनाने के लिए आपको आधा सफा चाहिए होगा,
आधा सफा छोड़ के आखिरी वाले पहले सफे आधे सफे के ऊपर इसको नोट कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी है? बी। लेकिन पेपर में पूरा लिखेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30/9/2018। अच्छा भाई, आप एक आदत डालें, आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना उसमें रेट का कॉलम भी डालना पड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें रेट डिफरेंट होता है। हाँ जी, हाँ ये भी पहले सफे पे, पहले आधे सफे पे, आधे के नीचे से। चलें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बाय 45। ये जल्दी जल्दी खोल लिया करें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बाय 45। आगे चलें, पता नहीं करा कौन से सवाल रहे होते हैं और टेस्ट में कौन से आ रहे होते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल ओएल सोल्ड अ मशीन जिसकी अकाउंटिंग बीवी एक्सीड टैक्स बीवी बाय, अकाउंटिंग बीवी एक्सीड टैक्स बीवी बाय 15। यहां पर जब आपने खड़े होना था तो फिर पेपर में आपकी चीखें निकलनी थी कि ब्रॉड डाउन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्रॉड डाउन बीवीज अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ फूल झड़े आज मुंह से। एज्यूम नहीं करना, नॉट एट ऑल, नो नीड ऑफ एज्यूमिंग एट स्टार्ट ऑफ ईयर। नहीं, एज्यूम अगर करना पड़ा मैं टी काउंट में जाके एज्यूम करूंगा, अभी मैं एज्यूम नहीं करा। कोई इंग्लिश का फिक्रा बोलें। एट स्टार्ट ऑफ ईयर ओपनिंग कैरिंग अमाउंट एक्सीड टैक्स बेस बाय 115। आई रिपीट, एट स्टार्ट ऑफ ईयर, व्हाट इज दिस? अगर ये फिगर अवेलेबल होती तो ये ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू होती, अगर ये फिगर अवेलेबल होती तो ये ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू होती टैक्स वालों की नजर में। तो एट स्टार्ट ऑफ ईयर ओपनिंग बुक वैल्यू, भाईजान ये चपेड़े मैंने रखी हुई है, ये नमाज के बाद निकल के आपको मारनी है मैंने। एट स्टार्ट ऑफ ईयर ओपनिंग बुक वैल्यू एक्सीड द ओपनिंग टैक्स बेस बाय 115। ब्रॉड डाउन 100, अल्लाह करे कैरी डाउन बीवीज पॉजिटिव आ जाएं तो मुझे कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कैरी डाउन बीवीज पॉजिटिव ना आई तो फिर मैं सवाल में मजबूरन कोई एजम्पशन ले लूंगा। जरा 2-3 बंदे हिम्मत करके बताएं, कैरी डाउन बीवीज पॉजिटिव आ रही हैं? अगर कैरी डाउन बीवीज पॉजिटिव आ रही हैं तो अब ऐसी सूरत के अंदर आपको कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स वालों ने डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, बट हमें नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? हमें नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? डिफरेंस दे रहा है निकाल के। बिला वजह एज्यूम नहीं करना चीजों को। हमारा काम अल्लाह का शुक्र अभी तक चल रहा है, बिला वजह एज्यूम नहीं करना चीजों को। वन बाय वन कैरी डाउन 55। अब बिला वजह आप बात को फैलाएं तो वो आपकी मर्जी है। कैरी डाउन बैलेंसिंग 0। अब सवाल पूछना शुरू करें, जो मर्जी पूछें। क्या एहतियातन एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए? मैं बताता हूं कब एज्यूम करते। ये चेहरा शरीफ इधर रखना है आपने, चेहरा शरीफ। अगर ये फिगर 55 होती, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये फिगर 55 होती, अभी तो क्या थी 115, अगर ये 55 होती तो इन दोनों में से मैं माइनस करता तो फिर नेगेटिव बीवी आ जाती। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में नेगेटिव बीवी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है, फिर मैं आप 55 में 100 रुपए उधर डाल दें, 100 रुपए उधर डाल दें, 100 रुपया नहीं डालना, 20-20 रुपए डाल दें, बस इतना डाल दें कि बीवी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हो जाए, बस ये करना है। लेकिन हमें क्या एज्यूम करने की जरूरत है? तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता बीवी तेरी पॉजिटिव, जी, बस खत्म। आखिरी वार्निंग दे दूं, कैरी डाउन 0। चलें, अभी भी सवाल पूछने कोई है जहन में तो एक काम करवा दें साथ पेपर में, अगर तुझे पूरा टी काउंट ना काटें
आप इस फिगर को इस तरह काट के पूरा लिख दें, यानी ये 225 है, इस तरह कर दें, पूरा टी काउंट काटने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको इस तरह 225 नहीं बनाना, या कुछ इस तरह भी करते हैं 225 5 लबो। ओके, मुस्कुरा दिया करें हाइब्रिड वाले भी, साथ वाले को देख के मुस्कुरा दें। अच्छा एक मिनट, नहीं मैंने assumption ही ली, द ओपनिंग कैरिंग अमाउंट एक्सीड द ओपनिंग टैक्स बेस बाय 115। मैंने दोनों फिगर्स लिखी। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट एक्सीड द ओपनिंग टैक्स बेस बाय 115। फिर तो आप कहोगे मैंने डेप्रिसिएशन भी जीरो ज्यूम किया। नहीं, मैंने जीरो तो ज्यूम नहीं की चीजें, मैंने तो दोनों का जो डिफरेंस है वो देखे किधर भारी है उधर वजन डाल दिया। तो आप तो फिर ये कहोगे ये भी जीरो ज्यूम किया। क्या चीज? नहीं एज्यूम तो नहीं किया, बस अब क्या करें, वो कह रहे डेप्रिसिएशन 45 ज्यादा है इस डेप्रिसिएशन के, तो एज्यूम तो अब शायद आप मुझे कराना चाह रहे हो, कोई फिगर बीच में डालें। मैंने सिंपल फिगरों को पोस्ट किया है, बात को क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं? एक मिनट यार, एक मिनट, हाथ दो, ठहर जाओ एक मिनट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45, सो आई हैव ओपन 2 टी अकाउंट्स एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड दैट दिस एक्सीड दिस बाय 45। और मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, और अंदर से बता दें कौन लोग हंस रहे हैं। ये बिला वजह ये लोग बात को फैला रहे हैं, ऐसे कोई वजह नहीं है, लॉजिक नहीं है, सीधी सीधी चीजें पोस्ट हो रही हैं, बिला वजह क्रिच फ्राई कर रहे हैं। अकाउंटिंग वालों की बीवी एक्सीड द टैक्स वालों की बीवी बाय 15। अब मुझे नहीं पता दोनों की बीवीज कितनी है, बट आई नो उनकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हुई है 15 ज्यादा। ओके, और ओपनिंग बीवीज का भी डाटा दे दिया है। एक चीज जहां बता दें जो मिस हो सकती है, डिस्पोजल का टी अकाउंट। डिस्पोजल का टी अकाउंट भी तो डिस्पोजल का टी अकाउंट बनेगा और उसके अंदर अकाउंटिंग वालों का भी गेन लॉस आएगा। और क्यों? क्योंकि हमारा एसेट बिका है, हमारा एसेट बिका है, तो टी अकाउंट भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 5। जी जी जी, सबर 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 सबर। डिस्पोजल की बीवी किन की? IFRS की। डिस्पोजल का अकाउंट बुक वैल्यू पे। वर्किंग नंबर 6, डिस्पोजल का अकाउंट बुक वैल्यू पे किन की नजर में? और ये IFRS। जो डेटा अवेलेबल है वो पोस्ट करें। ये मैंने डबल एंट्री पोस्ट की है, ये वाला 15 इधर लिख दिए और ये वाला 0 इधर लिख दिया। 3 चीजें मस्त आती हैं इस अकाउंट में, कैश, बुक वैल्यू और गेन लॉस। मुझे ये बताएं कि जब एसेट बिकता है और कैश आता है तब भी दोनों में इख्तलाफ होता है? कैश में तो इख्तलाफ नहीं होता, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कैश एज्यूम करें, मैं कहूंगा रहने दो यार, कैश दोनों का बराबर है, 0 0। बिला वजह पेपर में अपनी तरह से फिगरें नहीं लानी, जितना अवॉइड हो सके अपनी तरह से फिगरें अवॉइड करें। ऐसा भी तो हो सकता है एसेट, ऐसा भी तो हो सकता है कि एसेट स्क्रैप करके फेंक दिया हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो 0 सेल प्रोसीड, बिला वजह फिगरें लाने की जरूरत नहीं। बट जो मर्जी करें ये दोनों फिगर्स बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब एसेट बिकता है तो पैसे आते हैं, पैसे आने पे कोई लड़ाई नहीं है कि कितने आए कितने नहीं आए। आप गेन लॉस निकाल लें जी। इधर क्या आता है? कितना? 15। इधर अब मैं देखें, इधर अब उन्होंने वही होंगी मानी, मैं इधर लिखूंगा तो वो कहेंगे इधर क्यों नहीं लिखा, मैं इधर लिखूंगा तो वो कहेंगे इधर क्यों नहीं लिखा। तो इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। सब टैक्स वालों को गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं है जी। कह रहे कैश नहीं आया। चलो एक मिनट, बिला वजह ना फिगर्स हम एज्यूम करके काम चलाते हैं। सबर सबर, ये तो एक आधा मिनट दे दे, ये वाला यहां पे सिर्फ, यहां भाई प्लीज आप खामोश हो जाए, मैंने कुछ कहा? अच्छा यार, आप मेरी हंसी छूट जाती है, इस तरह को थोड़े सीरियस भी होने दिया करें। जिनको चढ़ा हुआ ना कैश का नशा, वो जरा इधर देख लें, कैश एज्यूम कर लें। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कैश आप मुझे क्या करवा रहे हैं? एज्यूम। मैं एज्यूम नहीं करना चाह रहा, कैश एज्यूम करवा ले। 2 रुपए आया, 2 रुपए आया, डन। अब जब 2 रुपए कैश आया, इधर क्या हो गया? 13, और इधर क्या हो गया? 2 उधर आ जाएगा। अब वो जब आप करंट टैक्स में लेके जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपका जवाब वही आ जाने। तो बिला वजह चीजें एज्यूम करना और बिला वजह आगे चलना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डू नॉट एज्यूम फिगर्स। गुजारा चल रहे तो चलाएं, चल गया गुजारा 15, और इधर 0। चलें जी, अकाउंटिंग डेप्सिएशन उल्टा के टैक्स वालों के डेप्सिएशन माइनस कर दें। हाँ सवाल पूछ लें।
सवाल पूछ लो। ये जो आप इसको 15 दिया ना सर, तो हम बैलेंस में लेते हैं ना सर, ये जी 115 ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। नहीं सर, आप इसको ओपनिंग क्यों रखा हुआ है सर? तो किसको ओपनिंग क्यों रखा हुआ है? ये 115 बीडी को सर, क्योंकि तो अगर हमने डिटेल ऐसे लिया हुआ है। ये एक मिनट है, 115 को ओपनिंग क्यों लिया है? ओके, ले लो तस्वीर मेरे साये के बगैर। मेरा साया वैसे भी पड़ गया, इसका कुछ नहीं रहना। अच्छा, आप बताएं जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, कितनी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, टैक्स एक्सेप्शन माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, खैर है, बस सेव द टाइम। जी, अकाउंटिंग लॉस उल्टा दें। हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, डैश डालने की जरूरत नहीं, कोई नहीं। अकाउंटिंग, आपने बसना नहीं, ग्रे शर्ट। अकाउंटिंग लॉस उल्टा के टैक्स लॉस रिकॉर्ड कर दें, वो है ही नहीं, तो अकाउंटिंग लॉस को क्या करें? उल्टाएं। अकाउंटिंग लॉस 15, क्या? हाँ जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा जी, ये ना ओपनिंग अकाउंटिंग बीवी एक्सीड ओपनिंग टैक्स बीवी बाय ₹103। ठीक है, एक मिनट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड टैक्स डेप्रिसिएशन बाय ₹70, कुछ नहीं नोट करना आपने, बाय ₹70, बस आप पोस्टिंग करवा दें। तो चीज सिंपल सी है, इसको सिंपल रखें। अकाउंटिंग बीवी एक्सीड द टैक्स बीवी बाय, बिल्कुल रिलैक्स होकर पोस्ट करते रहे, मैंने तो दिमाग लगाने को कहा ही नहीं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बाय ₹70। अल्लाह का शुक्र है बीवी पॉजिटिव आ रही हैं, बड़े नसीब वालों की बात है, बीवी पॉजिटिव आ रही हैं, तो कुछ असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर भी कैरी डाउन आ जाएगा, इधर भी कैरी डाउन आ जाएगा। तो सेंटेंस को सिंपली पढ़ें और सिंपली पोस्ट कर दें। ये ना कहीं कि आप इधर 0 लिख रहे हैं, उधर वो लिख रहे हैं। सवाल कह रहे हैं ये जो लट है ये भी टोपी के अंदर करो, ये लट बाहर आई जो माथे पे पड़ी हुई है। चलो, अकाउंटिंग वाले अगर, हाँ, और टैक्स वाले नहीं, किसी अलग टाइम पे होगी, जरूरी नहीं एक टाइम पे मैच करे। किसी की बीवी पहले चली जाएगी और किसी की बीवी बाद में जाएगी, और असूल आमतौर पे स्ट्रेट लाइन वालों की बीवी जल्दी चली जाती है और WDV वालों की लेट जाती है। ओके, चले जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 0। वेरी रिलैक्स टुडे, आज सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। अच्छा जी, हमारा ईयर एंड बताएं 30/18, पिछला ईयर एंड 23/17। हमारे पास एक ट्रेडमार्क है जो 90 मिलियन का हमने खरीदा था, हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, विच वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2015। अब कुछ बच्चे पूछते हैं इसकी बुक वैल्यू है या ये कॉस्ट है। सर हमें पता नहीं चल रहा। मोहतरम, जब उसकी इनडेफिनेट लाइफ है तो अमोर्टाइज ही नहीं हुआ, तो फिर कैरिड किताबों में कॉस्ट पे है। अच्छा जी, ये हमने खरीदा कब था? 1 जुलाई 15। मुझे आप ये बताएं कि 30 जून 16 को भी इसकी कैरिंग अमाउंट 90, 30 जून 17 को भी इसकी कैरिंग अमाउंट 30 जून 18 को भी इसकी कैरिंग अमाउंट 90, बिकॉज दे आर नॉट amortizing 90
30 जून 18 को भी कैरिंग अमाउंट, 30 जून 17 को भी कैरिंग अमाउंट 90। अब आप मुझे बता दें इस डेटे की बुनियाद पर 30 जून 17 को भी इनडेफिनेट लाइफ वाला बिल्डिंग टाइप चीज है, 90 का ही पड़ा होगा, और इधर भी ट्रेडमार्क, मैंने एक लाइन इसलिए छोड़ दिया, इधर नाम लिखना है डीटीडी वगैरह, ट्रेडमार्क। 30 जून 17 को भी वही कैरिंग अमाउंट, 30 जून 18 को भी वही कैरिंग अमाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नजर में डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, अमोर्टाइज नहीं हो रहा। गुड, अच्छा जी, सबर सबर सबर। अब 30 जून 18, 30 जून 17, 30 जून 16 और यकम जुलाई 15। टैक्स वालों की नजर में 90, टैक्स वाले किस तरह अमोर्टाइज करें? 90 ओवर स्ट्रेट लाइन पे डब्ल्यूडीपी बनी 60। ये मैंने आपको 3 साल का टी अकाउंट बना के दे दिया है। ये अकाउंटिंग वालों का 3 साल, हाय अल्लाह क्यों बोल रहे हो, ये अकाउंटिंग वालों का 3 साल का टी अकाउंट है, ये टैक्स वालों का 3 साल का टी अकाउंट है। ठीक है, इतने ऐसे अपनी किताब पे बनाने तो बना ले, वरना फिगर्स और वर्किंग्स बड़ी आसान थी। तो ये अकाउंटिंग वालों का टी अकाउंट हो गया और टैक्स वालों का टी अकाउंट हो गया। अब मुझे बताएं ओपनिंग बीबी 72, क्लोजिंग बीबी 63। जी, ओपनिंग बीबी 72, अल्लाह का शुक्र है वो डिफरेंस 18 है, क्रॉस मैच हो गया, कंफर्म हो गया, डिफरेंस 18 ही था। ओपनिंग बीबी 72, क्लोजिंग बीबी 63, 63। यहां कैमरा रखो, पहले ये नोट कर लें, अब इधर ले आओ। इस वर्किंग में जाके 72 नोट कर लें, 30 जून 17। अब आगे बच्चों के लिए एडजस्टमेंट बता दें। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा के फॉर द ईयर टैक्स अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दे। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा के टैक्स अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दे। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इंडेफिनिट लाइफ है। अब आपको उल्टा के कोई कारनामा नहीं मार रहे होंगे, बस टैक्स अमोर्टाइजेशन मैनेज कर दें, सेव द टाइम। आई कैप भी नहीं की हुई सोल्यूशन में, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन रिवर्स नहीं की हुई है ही नहीं ना। नहीं रखे होंगे, रखे होते तो मैं बताता। मेरे चाचे का पुत्र एकदम या मुंह से निकल गया, सच झूठ। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा के टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। करंट टैक्स में जाती हैं फॉर द ईयर फिगर्स, करंट टैक्स में जाती हैं क्लोजिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू। ये मैं इनका ध्यान रखूंगा। तो ये IFRS की नजर में था और ये टैक्स वालों की नजर में था। ओके, इस एडजस्टमेंट पे आप हमारे कोई लग जाए नहीं 15-20 मिनट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एडजस्टमेंट आई है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि हम एंड पे करें, पहले जरा पुरानी चीजें रिवाइज हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह इस एडजस्टमेंट को करते हैं। पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, हाउ टू टैकल वाले जो सिनेरियो था ना, वो सिर्फ आपने कब करना है? जब सवाल में रिसीवेबल या अनअर्न्ड का लफ्ज आ रहा हो और खर्चों के लिए प्रीपेड या पेएबल का लफ्ज आ रहा हो। अगर ये 4 लफ्ज नहीं आ रहे, तो हाउ टू टैकल वाला सिनेरियो नहीं है। पहली बात मेरी साइड पे होगी। दूसरी बात, रिसीवेबल, अनअर्न्ड, प्रीपेड, पेएबल, अगर ये 4 लफ्ज आ रहे हैं तो फिर आप लोगों ने टी अकाउंट बना के आगे सारी डिस्कशन है हमारी। इधर आए, इस साल यानी 30/18, इस साल 30/18 में हमने एक चीज खर्चों में डाल दी है 17.5 मिलियन। इसका मतलब है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए
17.5। खर्चे की नेचर आगे हमें नहीं पता रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, क्योंकि हमने आईएस 37 अभी नहीं पढ़ा। इस साल हमने 17.5 को खर्चे में डाल दिया, रिलेटिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट की शिफ्टिंग की, ये की वो की, उस चक्कर में को खर्चा आया, इसको हमने खर्चे में डाल दिया। आगे ना पढ़े, इतनी से लाइन पढ़ के मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना माइनस कर दिया है? 17.5। अच्छा, और इसके बाद अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में खर्चा नहीं जा सकता अनलेस के साथ पेएबल या प्रीपेड का लस लिखा हो। पेएबल प्रीपेड का लस नहीं है, हाउ टू टैकल वाला सिनेरियो नहीं है, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बस अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक किया, कितना खर्चा बुक किया है? तो खर्चा बताएं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सैलरी है, सैलरी P&L में गई होगी या बैलेंस शीट में गई होगी? अनलेस के सवाल कहते पेएबल है, तो सिंपल लिखा हो सैलरी खर्चा, तो P&L में गई होगी और कैरिंग अमाउंट इसकी जीरो होगी, क्योंकि खर्चों की कैरिंग अमाउंट नहीं होती। तो अकाउंटिंग वालों की नजर में ये खर्चे की कैरिंग अमाउंट जीरो है, और अकाउंटिंग वालों की नजर में प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये खर्चा माइनस हो गया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक बात कहें। हमने कहा बोल बोल। एज पर मी, मुझे ये लग रहा है, एज पर मी दीज खर्चे आर अलाउड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दीज खर्चे आर अलाउड। होली 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 होली, नॉट बोली, वो जो भैंस बोली बोली, पता नहीं बोली कितना लोगों को पता है? गाय। अच्छा चल छोड़ दे तू, अब ज्यादा तस्वीर में चला गया। एग्रीकल्चरल, अच्छा तो 2018 बोली इज ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बट आफ्टर दैट इट इज इन्वेंट्री। ओके, अच्छा जी, तो एज पर द टैक्स लॉज दे आर डिटेल में जाते, दीज एक्सपेंसेस आर टू बी अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था ऑनलाइन की मीटिंग के अंदर कि आपने पास पेपर के क्वेश्चन 9 में जब एडवर्टाइजमेंट को बनाया था एसेट, तो ये फिक्रा उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मेरी जान सी निकल गई थी कि एडवर्टाइजमेंट तो IAS 38 में आपने बार बार बोला था एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग एक एसेट नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, अगर यह किताब कह दे कि एक खर्चे को 3 सालों में माइनस करो, एक खर्चे को 4 सालों में माइनस करो, अगर यह किताब इस तरह का कोई फिक्रा बोल दे, या दुआ लिमिटेड वाले सवाल में रिसर्च थी उसको अगले साल माइनस करो, यानी हमारे साल माइनस ना करो, अगर यह किताब इस तरह का कोई फिक्रा बोल दे कि एक खर्चे को कई सालों में माइनस करो, तो हम फिर दिमाग पे जोर डाला दिमाग पे, हमने दिमाग पे जोर डाला और जोर डाल के देखा हमने दिमाग पे कि खर्चे को आहिस्ता आहिस्ता माइनस करना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट्स, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो अगरचे के रिस्ट्रक्चरिंग और एडवर्टाइजमेंट एसेट नहीं है, बट दिस इज जबरदस्ती सेइंग कि आहिस्ता आहिस्ता माइनस करो। हमने कहा वो तो प्लांट होते हैं जो 5 सालों पे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं, वो तो फर्नीचर होते हैं जो 5-10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं, वो तो बिल्डिंग होती है जो 50 सालों में खर्चे पे जाती है। इसने कहा रिस्ट्रक्चरिंग भी 5 सालों में खर्चे में ले जाओ। हमने कहा बात तो अजीब सी है, लेकिन मजबूरी में जब हम इसे 5 सालों में खर्चा लेके जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में कौन सी चीजें जाती हैं, सैलरीज, रेंट, रिपेयर या एसेट्स। तो किसी खर्चे को जिसे हम खर्चा कहें और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में लेके जाएं, तो ये हाउ टू टैकल वाला सिनेरियो नहीं है, ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। वो लोग इस खर्चे को खर्चा नहीं मान रहे, दे आर ट्रीटिंग इट लाइक PPE और इंटेंजेबल और वट एवर यू मे से। आप टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, इस खर्चे को 5 सालों में माइनस करने दे रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा साल, इंक्लूडिंग हमारा साल। अब मैं आपको इस तरह की डायग्राम बना के देता हूं, इस तरह के डायग्राम सिर्फ समझने के लिए। हमारा साल कौन से, अगला 19, 20, 21, 22। हमने डाला खर्चे में कितना, कैरिंग अमाउंट कोई नहीं होगी, मैं 0 ले रहा हूं कैरिंग अमाउंट, हमने खर्चे में डाला कैरिंग अमाउंट 0, डन। अकाउंटिंग वालों की बात होगी। अब टैक्स वालों ने क्या कहा, इट इज टू बी डिडक्टेड ओवर, इट मींस यू आर ट्रीटिंग इट लाइक एन। अब इसको 5 सालों पे,
ये जी अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की वर्किंग आपको शो हो गई सारे सालों की। हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ किस साल की है? 23/18 की। द अकाउंटेंट्स हैव रिकॉर्डेड इट एज एन एक्सपेंस, हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इट टू बी डिडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ, तो फॉर टैक्स अथॉरिटीज इट इज लाइक एन एसेट। तो इतना अगर डेप्रिशिएट हो गया तो इतना फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा। तो इसलिए अब मुझे इस डेटे की बुनियाद पे बता दें, अकाउंटिंग खर्चा उल्टाकर टैक्स वालों का खर्चा रिकॉर्ड करूं, कैरिंग अमाउंट 0 और टैक्स बेस 14। और अगर इस सवाल ने लिखा होता कि इट इज टू बी अलाउड एज खर्चा फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स, पागल है 19 ऑनवर्ड्स, तो फिर 17.5 माइनस 0 17.5 इधर होता। हम फिर अगले साल से क्या करना शुरू करते? आप बता दें एक खर्चे को जिसे हम खर्चे में डाला करेंगे और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने दिया करेंगे। इट इज लाइक हाउ टू टैकल वाला सिनेरियो, या इट इज लाइक एसेट टाइप चीज? एसेट टाइप चीज। तो इस सारे को इग्नोर करें। ये तो कौन से ईयर्स हैं? फ्यूचर ईयर्स। मुझे हमारे साल बता दें क्या करना है। द अकाउंटेंट्स हैव रिकॉर्डेड इट एज एन एक्सपेंस। नहीं भाईजान प्लीज प्लीज खुदा के लिए हमारी बेसिस ना हिलाओ। टैक्स वालों की नजर में अलाउ कितना होगा? 17.5। अकाउंटिंग खर्चा उल्टाकर टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। चाहे आप रिस्ट्रक्चरिंग को इंटेंजिबल समझ लें, जो भी समझ लें, टैक्स वालों का खर्चा माइनस कर दिया। इधर आए बैलेंस शीट में, ओए होए, रीस्ट्रक्चरिंग के साथ बिल पे पत्थर रख के एसेट लिखें, पत्थर रख के एसेट लिखें। रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट एन एसेट, एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एन एसेट, लेकिन एज पर अस मे बी इट इज एन एसेट एज पर टैक्स रूल्स। रीस्ट्रक्चरिंग इज नेवर एन एसेट, बट लिखिए क्या करें? अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया है, बोले जी कैरिंग अमाउंट। टैक्स वाले कह रहे हैं 5 सालों में खर्चे में डालो, उसमें से एक में डाल दिया 14, और मुझे लग रहा है ये डिडक्टेबल इन फ्यूचर आएगा। चाहे अभी रूल मैं ना ही लगाऊं, अकल लगा लेता हूं। दिस 14 इज डिडक्टेबल इन, ये 14 रुपए वो फ्यूचर में डिडक्ट करने देते हैं। तो जी हाउ टू टैकल वाले टी काउंट कब बनाया करने हैं? जब प्रीपेड, पेएबल, रिसीवेबल, अनअर्न्ड लिखा हो, और अगर जिसको हम खर्चा कहें और वो फिर कभी माइनस करने को कहें या आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने को कहें, फिर वो एसेट बना देने किनकी नजर में? टैक्स वालों की नजर में। चलें अब इसकी किसी ने तस्वीर खींचनी तो खींच लें जी। एसी के विंग्स ऊपर करा दें भाई, टेम्परेचर भी कम कर के ज्यादा कर दें, 19-20 करके। नहीं प्रीपेड या ना को, प्रीपेड का लफ्ज़ में इसलिए नहीं अच्छा लग रहा, वो फिर हाउ टू टैकल वालों में आप लोग ले जाओगे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करार दे रहा हूं। रिवर्स कर चुके होते हैं हाँ, खाली 3.5 आना। 14 की वर्किंग शो करेंगे पेपर में ऐसे, 17 माइनस 14 की वर्किंग शो करेंगे, इस तरह पेपर में शो करेंगे वर्किंग। वेल डन। चलें जी आगे। आगे आ जाए यार, इधर भी कराने, ये वाला भी कराना है। कुछ लोग टाइम निकाल के हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल करें, कुछ सोच रहे हैं चलो अगली एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। अच्छा जी, एक्सपेंसेस इंक्लूड पेएबल, एक्सपेंसेस इंक्लूड पेएबल कितना? 26। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी काउंट। वर्किंग नंबर 7। पता नहीं खर्चे की नेचर नहीं बताई उसने। क्लोजिंग पेएबल कितना? पेएबल अगले साल क्या होगा? एक्सेलेंट, पे होगा, और इस साल P&L में जाएगा। पेएबल अगले साल क्या होगा? और इस साल खर्चे में जाएगा। वैसे भी आपको पता है बैलेंसिंग फिगर
एक मिनट नहीं नहीं यार, हद होगी। चलो जी क्या मतलब, अपने सवाल में कुछ नहीं और अगले के सवाल में चलो जी, हद होगी। एक्सपेंसेस इंक्लूड पेबल ऑफ 26 मिलियन। भाई कह रहे हैं एक तरफ आप कह रहे हैं एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक तरफ आप कह रहे हैं पेबल इंक्लूड। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपेंसेस में भी पड़ी होती हैं, पेबल में भी पड़ी होती हैं। लीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करते थे, तो एक्सपेंसेस में भी होती थी, पेबल में भी होती थी, पेबल में भी होती थी। आप घर एक महीने इस्तेमाल कर लिया, किराया नहीं दिया, ये आपका खर्चा भी है, पेबल भी है, तो इसमें तो कोई एतराज नहीं कि खर्चों में पेबल पड़े हैं, वो खर्चा भी है, पेबल भी है, इसमें तो हमें कोई एतराज नहीं। मेरा सवाल वहीं खड़ा है, हाउ टू टैकल पेबल, प्रीपेड, रिसीवेबल, अनअर्न्ड। ये चार लफ्ज आ जाएं तो क्या करें? टी अकाउंट ओपन कर लें। टी अकाउंट हमने ओपन कर लिया एक्सपेंसेस का। इसके बाद अब देखना है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। टैक्स वाले अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं कैश। जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, हाउ टू टैकल, उल्टा दें खर्चे को, रिकॉर्ड कर दें पेमेंट। चलें जी, हाउ टू टैकल, उल्टा दें, याद है, उल्टा दें खर्चे को, ऐड क्या, एक्सपेंस कितना, और लेस कर दें पेमेंट। हाउ टू टैकल में तीसरा रूल, ये सबर वाला सिनेरियो है। द कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स बेस विल बी जीरो। वाई? क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग में पेबल प्रीपेड अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हाउ टू टैकल में बता दें, नंबर 1 प्रिपेयर, नंबर 2 खर्चे उल्टा के पेमेंट लेस कर दें, नंबर 3 कैरिंग अमाउंट एक्सपेंसेस की, पेबल एक्सपेंसेस, कैरिंग अमाउंट एक्सपेंसेस की नजर आएगी लेकिन टैक्स बेस नजर नहीं आएगी। ओके, एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन, देयर इज नो नीड ऑफ पेबल अकाउंट नाउ। पेबल नहीं लिखा हुआ, खर्चों में डोनेशन पड़ी हुई है, जैसे खर्चों में फाइन पड़ा होता था, खर्चों में डोनेशन पड़ी हुई है 5 मिलियन की, टैक्स वाले कहते हैं माइनस नहीं करनी, बट ठीक है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है, इसको उल्टा दें, ऐड डोनेशन, इसके साथ में रेड मार्कर से एक साइन लगा देता हूं ताकि परमानेंट डिफरेंस में इसको मैं याद रखूं। ये मैं साइन लगा देता हूं इसके साथ, डोनेशन। उल्टाएं जी, इसका मैं टी अकाउंट कब बनाता? जब डोनेशन के साथ लिखा होता पेएबल, और शायद मुझे याद है अगर टी अकाउंट बनता तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर लेना था क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। टी अकाउंट कब बनाएंगे? रिसीवेबल, प्रीपेड, पेएबल, अनअर्न्ड। नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टी अकाउंट बनेंगे। इनकम इंक्लूड रिसीवेबल, इनकम इंक्लूड रिसीवेबल। अब आप ये ना कहिएगा इनकम भी रिसीवेबल भी, भाईजान डेटर डेबिट सेल क्रेडिट क्या है? इनकम भी रिसीवेबल भी। ओ ये ना कहिएगा ये सर जी थोड़ी मेहरबानी, या इनकम होगी या रिसीवेबल होगी या चपेड़ होगी। भाई इनकम रिसीवेबल भी होती है। अच्छा जी, इनकम इंक्लूड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 12, इनकम इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ 35, 12, गरारी वहीं फंसी हुई है। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर, पहला कौन सा अकाउंट? कमीशन इनकम, दूसरा डिविडेंड इनकम। रिसीवेबल इज 12, रिसीवेबल इज 35, रिसीवेबल इज 12, रिसीवेबल इज 35। रिसीवेबल अगले साल क्या होगा? अगले साल रिसीव होगा, तो इस साल इनकम में क्या होगा? और वैसे आपको पता है इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर इधर आती भी इनकम है, तो रिसीवेबल का लफ्ज आ गया इसलिए मैं टी अकाउंट बना रहा हूं। 12, 35,
अभी अब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में मैं देखता हूं अकाउंटिंग कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। अगर कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही हुई ना तो हम इनकम को उल्टाकर कैश रिसीव्ड को ऐड करेंगे और इनकम को उल्टाकर कैश रिसीव्ड को ऐड करेंगे, कैरिंग अमाउंट्स ले जाएंगे और टैक्स बेस जीरो होगी अगर कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही हुई। और अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट हुई तो फिर एक और फटा होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं सवाल में, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। या टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, या टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, या टैक्स वाले इन इनकम्स को माफ कर रहे होंगे। 2 ऑप्शंस नहीं होती, 3 ऑप्शंस होती हैं। या टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग या एक्रूअल अकाउंटिंग या इनकम को क्या कर रहे होंगे, माफ। अगर कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे तो कैरिंग अमाउंट आएगी टैक्स बेस जीरो। अगर एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे तो फिर तो दोनों भाई भाई, चुप मुझे बताने दो, कैरिंग अमाउंट भी आएगी टैक्स बेस भी आएगी। अगर कोई इनकम माफ हुई दोनों में से तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को इसलिए बराबर लेंगे ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए, क्योंकि डिफरेंस कौन सा है, परमानेंट। तो ये 3 बातें। बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस, बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन। तो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, कैश अकाउंटिंग एट 30% टिल 30/18। भाईजान अगर 30/18 में टैक्स देना पड़ा तो 30% देंगे। 30/18 में तो रिसीव ही नहीं हुई, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस ना, तो 30/18 में तो रिसीव ही नहीं हुई। तो अब मुझे बता दें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड, तो हाउ मच इज रिसीव्ड? देयर इज नथिंग रिसीव्ड, रिसीव तो हुई नहीं, बल्कि रिसीव है। मुझे बता दें, आपको फील हो रहा है कि टैक्स अब हम अगले साल ही देंगे। अगले साल क्यों देंगे? ये क्या बनेगा, ओपनिंग रिसीवेबल, और इसके अगेंस्ट क्या आएगा, कैश। तो टैक्स अब इस पे अगले साल देना है या इस साल देना है? अगर अगले साल का रेट हमारे साल पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर वही रेट लगाएंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। इसलिए 30% में रेट जरूर लगाता। आज आपसे एक बात करने लगा हूं, 30% में रेट जरूर लगाता अगर इसमें से कोई 1-2 रुपए मिले होते। कल आपको इसका भी सवाल कराऊंगा, तो 30% में रेट जरूर लगाता अगर इस साल कोई मिले होते। मिलने पे टैक्स लगना है, मिले तो है ही नहीं। आगे चलें, विद इफेक्ट फ्रॉम अगला साल कमीशन इनकम इज एग्जैम्प्ट। अगले साल से कमीशन इनकम माफ हो रही है। जब हमें मिलेगी तो फिर माफ होगी ना, मिलने पर टैक्स लगना है। अगले साल से कमीशन इनकम माफ हो रही है और डिविडेंड अगले साल से टैक्स लगेगा जब मिलेगा कितने परसेंट पे, 10% पे। पहले मुझे सारी बातें छोड़कर यह बता दें कि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अब एक मिनट, अब सवाल यह कह रहा है कि अगले साल से कमीशन के ऊपर जो रेट है वो माफ हो रहा है और अगले साल से डिविडेंड के ऊपर क्या रेट है, 10%। अब मुझे बता दें, अगर मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो करूं, तो हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स, जल्दी बताएं, हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स। इनकम को उल्टाकर कैश को, मुझे थोड़ी देर के लिए कैश अकाउंटिंग चलाने दें, प्योरली कैश अकाउंटिंग। इनकम को उल्टा दें, कौन कौन सी, सरकार भाईजान, इनकम को उल्टा दें, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, इन दोनों को उल्टा दें। हाउ टू टैकल इन कैश अकाउंटिंग, जल्दी बताएं, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड, इफ देयर इज एनी कैश देन रिकॉर्ड। हाउ टू टैकल, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी, अभी मुझे लिखने दे, खुदा के लिए रोकिएगा ना, टैक्स बेस विल बी 0, क्योंकि जब हम रिसीट पढ़ा तो पेपर में हम यही करेंगे। चलें जी, हाउ टू टैकल इन कैश अकाउंटिंग, इनकम को उल्टाएं और जितना कैश आया उस पर टैक्स दे दें, कैश तो आया कोई नहीं। हाउ टू टैकल इन कैश अकाउंटिंग, कैरिंग अमाउंट्स एग्जिस्ट एज पर अकाउंटिंग रूल्स, बट एज पर टैक्स रूल्स
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बेस, क्योंकि वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग। अकाउंट का नाम कमीशन, अकाउंट का नाम डिविडेंड रिसीवेबल। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि ये रिसीवेबल दोनों रिसीव कब होने हैं? अगले साल। अगले साल का रेट इसका क्या है? 0%, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गई। अगले साल इसका रेट क्या है, इसलिए ये क्या हो गई? एग्जेम्प्ट में एक काम मैंने करना था, जबरदस्ती इसको 12 लिख दें। और अगले साल डिविडेंड पे क्या रेट है? तो ये जो 35 मुझे रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो मैं 35 पे 10% लगा के इंशाल्लाह डेफर करके 3.5 टैक्स दूंगा ना, तो उसकी लायबिलिटी बुक कर ले। यहां तक हमने कौन सा वाला सिनेरियो लगाया? सबर वाला। इनकम उल्टा के रिसीट को क्या कर दें? रिकॉर्ड। ये खवात खत्म होगी। हाउ टू टैकल एंड डेफर टैक्स। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर डूइंग कैश अकाउंटिंग, तो कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0। लेकिन एक फटा हो रहा है। अब अगर मैं ये कह दूं आपको कि 12 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर एंड 35 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर, आप कहेंगे सर 12 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर कैसे? हल हुकूमत कह रही है अगले साल से कमीशन माफ है। तो क्या मैं कह सकता हूं 12 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर एंड 35 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर? अच्छा, ये कह सकता हूं 12 इज एग्जाम्प्ट इन फ्यूचर एंड 35 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर एट द रेट ऑफ। तो प्लीज शो दीज थिंग्स। ये अब सिनेरियो कैश अकाउंटिंग वाला नहीं बना। कैश अकाउंटिंग वाला पहले मैंने बनाया आपके समझने के लिए, लेकिन क्योंकि लफ्ज क्या आ गया, इस वजह से आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या ले लें, ताकि डिफरेंस आए ही ना। डिफरेंस कितना आ गया? खतरे का निशान बना दें, गुड, 0 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस इस 35 पर, इधर तो 0% रेट है अगले साल, इस 35 पर अगले साल 10% रेट लग जाएगा। नोट कर लो जी। हाँ जी, अभी डेफर करके कर लेते, अगले साल फिर वो यहां ऐड होगा। बिल्कुल सही है, बना दें पार्ट 2।